नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात की, संभल मस्जिद विवाद पर योगी सरकार को मिले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की, देखेंगे कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ नए अभियान को, दिल्ली चुनाव में बीजेपी के हाईकोर्ट हिंदू कार्ड को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे संजय सिंह के दावों से बैकफुट पर आई बीजेपी। इन सभी मुद्दों पर आज एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की एक और बड़ी गारंटी, आरडब्ल्यूए के तहत होगी सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के दिए गए आदेश, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान, बोले मोदी से कहिए मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा, ये न हमारा कारोबार ना ही शौक। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मिलने की गुत्थी पर बड़ा दावा, पुलिस ने 12वीं के छात्र को लिया हिरासत में, कहा नाबालिग छात्र 6 बार भेज चुका है मेल। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग से अब तक 10 लोगों की मौत, 10,000 घर जलकर खाक, कई घर अब भी चपेट में। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में लालू यादव के नीतीश कुमार को दिए ऑफर के बाद से सियासी हलचल अपने चरम पर है। नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जोरों पर है। तो अब इसी सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसके बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में मची सियासी उथल-पुथल के बीच गुरुवार 9 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह अचानक पूरे काफिले के साथ राजभवन पहुंच गए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी हलकों में इस मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। हालांकि ऐसी कोई खबर तो अभी सामने नहीं आई। आपको बता दें, ऐसी खबरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त बिहार की सियासत में दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों ने तो यह तक कह दिया है कि 14 जनवरी के बाद राज्य की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बता दें, नवनियुक्त राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री की ये मुलाकात हुई है। ऐसे में राज्यपाल से नीतीश कुमार की अचानक मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द वो अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। हो सकता है किसी सिलसिले में राजभवन गए हो। दूसरी तरफ ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जब नीतीश कुमार अचानक राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं तो कुछ बड़ा फैसला करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू यादव प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार को वापसी का ऑफर दिया था, जिस पर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन किसी को भी नीतीश की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर दे इसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं होता। बताते चले, राज्यपाल से सीएम नीतीश की मुलाकात को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल जनवरी में ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब नीतीश कुमार बिना डिप्टी सीएम को साथ लिए राज्यपाल से मिलने पहुंच गए थे और इसके एक दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर पलटी मार ली थी। ऐसे में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बहरहाल आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद पर विवाद लगातार जारी है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इस बीच अब मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कोर्ट ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 नवंबर 2024 को यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल सुर्खियों में बना हुआ है। इसी के साथ शाही जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। अब इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इसी के साथ कोर्ट ने मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के नोटिस पर भी रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बता दें, संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधक कमेटी की याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया है। याचिका में मस्जिद कमेटी प्रबंधक ने मांग की थी कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। दरअसल जिस निजी कुएं की खुदाई की जा रही है वो मस्जिद की सीढ़ियों के पास ही स्थित है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की सदस्यता वाली पीठ ने प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि वो नगर पालिका के नोटिस पर कार्रवाई न करे, जिसमें सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर बताया गया है। संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी थी।
ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का निर्देश दिया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहीं वादी पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन भी पेश हुए, जहां दोनों ने अपने तर्क पेश किए। जैन ने अदालत में कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है। वहीं अहमदी ने कहा कि कुआं आधा अंदर और आधा मस्जिद के बाहर है। इस पर अहमदी ने यह भी दावा किया कि कुआं मस्जिद के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है। वहीं इन तर्कों पर बड़ा दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, संभल नगर पालिका के संभल में खोजे गए सभी कुओं की पूजा की इजाजत दी गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शाही जामा मस्जिद से सटे कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है, जिस पर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। बताते चले, संभल जिला कई वजहों से चर्चाओं में रहा। हालांकि पिछले साल नवंबर महीने में नए सिरे से संभल में मस्जिद और मंदिरों को लेकर विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें 19 नवंबर को संभल सिविल कोर्ट में मंदिर बताती हुई याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया। 2025 का आम बजट पेश करने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बजट से कई लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल हाल ही में केंद्र ने देश की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े पेश किए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल देश के मध्यम वर्गीय लोगों यानी मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाते हुए कांग्रेस ने जीएसटी पर मोदी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश के 12 शहरों में मीडिया से बातचीत की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सूट बूट की सरकार में पहली बार इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की टैक्स की वजह से भारत में घरेलू बचत दर 50 से अधिक निचले स्तर पर है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता रंगराजन मोहन ने जीएसटी को दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था बताते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रंगराजन ने कहा, मोदी सरकार केवल तर्कसंगत बनाने की आड़ में नए शुल्क लगाने में दिलचस्पी रखती है। इसी के साथ राजस्थान के जयपुर में पवन खेड़ा ने जीएसटी का नया नामकरण ही कर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सीतारमण टैक्स बताया। पवन खेड़ा ने कहा, देश के मिडिल क्लास और गरीब तबके को जीएसटी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। इसी के साथ पवन खेड़ा ने कहा, 64% जीएसटी जो इकट्ठा हुआ वो देश के 50% आबादी ने दिया। ये एक और चौंकाने वाला। तो देखिए जीएसटी की सबसे ज्यादा मार कैसे मिडिल क्लास को, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मुझे और आपको, हम सबको पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जीएसटी पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का माध्यम बना दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। ऐसे में आम बजट पेश होने से पहले ही मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राज्य में सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। शीश महल और बिधूड़ी के बयान से बैकफुट पर आई बीजेपी हर हाल में दिल्ली को फतेह करने का प्लान तैयार कर रही है। इस बीच अब खबर है कि बीजेपी को और हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए चुनाव में नुपुर शर्मा को प्रत्याशी बना सकती है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के दंगल में चुनावी नतीजों को भुलाने के लिए बीजेपी किसी तरह से भी हार मानने को तैयार नहीं है। शीश महल, बिधूड़ी के बयान और फ्री की रेवड़ी से लेकर चुनावी मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूर्व नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। दरअसल मीडिया में इस वक्त खबरें जोरों पर है कि भाजपा नुपुर शर्मा को फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई हैंडल ने ये दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर को टिकट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी की पूर्व नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा की छवि एक कट्टरवादी हिंदुत्व के तौर पर देखी जाती है और यही वजह है कि नुपुर शर्मा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। इस्लाम को लेकर दिए उनके विवादास्पद बयानों के चलते ही उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया था। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसके बावजूद नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रभावी नेताओं में देखी जाती है। ऐसे में पार्टी हाईकोर्ट हिंदुत्व कार्ड चलते हुए वोटर्स को साधने की रणनीति बना रही है। खबरों की माने तो बीजेपी बाबरपुर से आपके गोपाल राय के खिलाफ नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। वहीं कालकाजी से भी टिकट देने की संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें, पार्टी ने कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। हालांकि प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पर विवादित बयान के बाद से पार्टी घिर गई है, जिसके बाद यहां से उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं भी जोरों पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की हिंदुत्ववादी शख्सियत का इस्तेमाल करके
बीजेपी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और साधने में सफल हो सकती है। यानी भाजपा अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में नुपुर शर्मा पर बड़ा दांव चल सकती है। बताते चले, नुपुर शर्मा ने 2022 में एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विपक्ष समेत विदेशों से भी नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाजें उठी थी। इसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और अब देखना होगा कि नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने पैसे देकर वोटर्स को खरीदने की कोशिश की है। इसके लिए बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में कई हजार रुपए भी बांटे हैं। तो क्या है पूरा मामला और कैसे संजय सिंह के एक आरोप से बैकफुट पर आ गई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनने से जुड़े बयान ने दिल्ली की सियासत में उफान ला दिया है। अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर वोट कटवाने का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर मतदाताओं को पैसे बांटे जाने का बड़ा दावा भी किया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर मतदाताओं को 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे हैं। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा कि अगर ये आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उनका 9,000 रुपए कहाँ गए। दिल्ली के लोगों को इनके भ्रष्टाचार उजागर करने हैं। इसी के साथ पूर्वांचल के मुद्दे पर बात करते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वांचल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है और उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है। बता दें, पूर्वांचल के मुद्दे पर आप बीजेपी पर लगातार हमलावर है। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के एक बयान पर आपको घेरते हुए उसी को पूर्वांचल विरोधी बता दिया। दरअसल बीते दिन भारत निर्वाचन आयोग में भाजपा की शिकायत करने पहुंचे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए हैं। केजरीवाल ने स्थानीय चुनाव अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए भाजपा ने इसे उनकी पूर्वांचल विरोधी मानसिकता करार दिया। साथ ही भाजपा ने चेतावनी दी कि विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के लोग इसका करारा जवाब देंगे। जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में दिल्ली में चुनावी माहौल जबरदस्त तरीके से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।